हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2। ये आइल्स की राइटिंग का टास्क 2 मतलब पार्ट 2 होता है बेसिकली। इसमें आपको कोई भी एक ऐसे दिया होगा जो कि आपको जिस पे लिखना होगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है थ्रू आउट योर ऐसे। तो ये ऐसे जो हम करने वाले हैं ये है टाइप कॉजेज सोल्यूशन, यानी कि आपको रीजंस पूछे होंगे और उसके साथ सॉल्यूशंस पूछे होंगे, तो आप उसे लिख कैसे सकते हो। फर्स्टली तो जैसे कि आपको अर्लियर ऐसे टाइप्स आते थे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट पे ऐसे लिखो, आप पोल्यूशन पे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे आल्स में नहीं आते। पर्टिकुलरली आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी होगी जिसे आपको समझना होगा और उसमें से आंसर करना होगा कि कॉजेज एंड सोल्यूशन है क्या। जैसे कि आपको कोई भी एक लंबी स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे कि वो बोल सकते हैं कि आज के समय पे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है यानी कि पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो इसके रीजंस क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आपको इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना होगा। सिर्फ एक वर्ड में स्टेटमेंट देके वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो काफ़ी एक लंबी लाइन की स्टेटमेंट देंगे जिसे आपको समझना होगा और देन उसका आंसर करना होगा। सबसे पहले आपको जो अपना आंसर है 4 to 5 पैराग्राफ्स में करना होगा, सो दैट कि वो देखने में भी अच्छा लगे। सबसे पहले आप बनाओगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 से 3 सेंटेंसेस आप लिखोगे। पर्टिकुलरली कॉजेज सोल्यूशन में हम 2 ही लिखते हैं, और अगर आप चाहो तो 3 लिख सकते हो, एक जनरल स्टेटमेंट भी दे सकते हो सबसे आगे। लेकिन फर्स्टली अगर हम बिल्कुल सिंपली चलें तो पहले सेंटेंस में जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी होगी उसे आप दोबारा अपने वर्ड्स में लिखोगे, यानी कि सिनोनिम्स यूज करके आप लिख सकते हो, मोल्ड करके आप लिख सकते हो, लेकिन आपको वही स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में लिखना होगा। आप इसको मोल्ड करके कैसे लिख सकते हो, बेसिकली अगर एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे पैसिव फॉर्म में कर दो, अगर पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है उसे एक्टिव फॉर्म में कर दो, अगर सिंपल सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना दो, थोड़े से सिनोनिम्स लगा दो, थोड़ा सा चेंज करके आपको लिखना होगा, लेकिन स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सेंटेंस 2 है बेसिकली इसमें आपको क्या करना होगा, सेंटेंस 2 में आप लिखोगे थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस का मतलब क्या होता है, जो भी आप आने वाले पैराग्राफ्स में मेंशन करने वाले होते हो वो आपको थीसिस में बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बताने वाले हो अगर कॉजेज और सोल्यूशन, तो आप बोलोगे दिस एसे विल डिस्कस द मेजर रीजंस एंड सोल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये जो है आप बेसिकली मेंशन कर रहे हो कि आने वाले पैराग्राफ्स में आप बताने क्या जा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा मेंशन करना चाहते हो अपने कॉजेज और सोल्यूशन को भी, तो वो आप लिटिल बिट मेंशन भी कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, थीसिस लाइन में, सो दैट वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बने। सो पैराग्राफ नंबर 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 to 6 सेंटेंसेस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी पॉइंट देते जाओगे और आप उसे ऐसे ही छोड़ते जाओगे। सबसे पहले आपको एक मेन पॉइंट देना होगा। अगर आप रीजन सोल्यूशन लिख रहे हो तो जिसकी भी वजह आप लिख रहे हो तो पहली वजह आप उसे लिखोगे, यानी कि ये मेन कारण है, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल और इफेक्ट दोगे। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इफेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम्पल देते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्ट मतलब उससे क्या होगा। उसके बाद 4th सेंटेंस में आप मेन पॉइंट नंबर 2 दोगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, देन उसका एग्जाम्पल और इफेक्ट। सेम विद द पैराग्राफ नंबर 2 आप पहले सोल्यूशन 1 दोगे, उसे एक्सप्लेन करोगे कि वो काम कैसे करेगा, देन एग्जाम्पल दोगे और इफेक्ट दोगे कि ये यहाँ पे ये मेथड है वो यूज़ किया गया था, ये सोल्यूशन जो है वो यूज़ किया गया था और ऐसे जो है इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। तो ऐसी कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आप मेन पॉइंट 2 दोगे, उसे एक्सप्लेन करोगे, देन एग्जाम्पल इफेक्ट दोबारा दोगे। इन दोनों में से आप एक भी चीज़ दे सकते हो और दोनों भी दे सकते हो। एंड में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बेसिकली होता है समरी। आपने जो भी ऐसे लिखा होता है उसकी समरी को हम कंक्लूजन बोलते हैं। ये बेसिकली 2 to 3 सेंटेंसेस की होती है। अगर आपको मेन प्रॉब्लम हमेशा ही कंक्लूजन में आती है कि आप क्या लिखो, क्या आपको लिखना चाहिए, तो सेंटेंस नंबर 1 में सिंपली आप दोबारा इसे रीफ्रेज कर दो, यानी कि दोबारा इसे अपने वर्ड्स में लिखो, ओन वर्ड्स में,
और जो सेंटेंस नंबर 2 है उसमें पॉइंट्स को रीस्टेट कर दो, यानी कि मेन जो जो आपने रीजन और सॉल्यूशंस पहले दिए होंगे उन्हें दोबारा यहाँ पे स्टेट कर दो। मूविंग टू अवर ऐसे सैंपल, यहाँ पे मैं आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगी जो आप हर एक कॉजेज सॉल्यूशन ऐसे में सेम टू सेम लिख सकते हो, और इसके साथ साथ एक सैंपल भी दूंगी। क्राइम कमिटेड बाय टीनेजर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इन्होंने हमें स्टेटमेंट, ये जो है ये स्टेटमेंट है, सारी इतनी स्टेटमेंट दी हुई है कि जो क्राइम टीनेजर्स कमिट कर रहे हैं, टीनेजर्स कौन से बच्चे होते हैं, 13 से 18 साल के बच्चों को जो है टीनेजर्स बोला जाता है। तो जो क्राइम टीनेजर्स के द्वारा हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ रहा है। व्हाट आर द रीजंस, इसके रीजंस क्या हैं। व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस इशू, इस इशू को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होगी। इंट्रोडक्शन में आपको इसी स्टेटमेंट को रीफ्रेज करना होगा। तो देखो इसमें सिर्फ यहाँ पे जो एक वर्ड है जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है, उसके बिना जो सारा है ये आपके टेम्पलेट का पार्ट है, यानी कि ये आप हर एक कॉजेज सॉल्यूशन ऐसे में बिल्कुल सेम लिख सकते हो। आई एम अगेन रिपीटिंग, हर एक ऐसे में नहीं, सिर्फ कॉजेज सॉल्यूशन में आप इसे इंट्रोडक्शन पार्ट में सेम लिख सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, अपना मेन टॉपिक फिल करना है। तो इन्होंने बोला था जो क्राइम बच्चों के द्वारा हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो मैंने बोला है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब भी यही होता है कि जो बच्चे क्राइम करते हैं वो, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज क्राइम जो बच्चे करते हैं। सो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हमने टॉपिक लिखा, इज अ चैलेंजिंग इशू, एक बहुत ही बड़ा इशू है दैट सोसाइटी इज फेसिंग टुडे, जो आज के समय में सोसाइटी फेस कर रही है। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस इशू, इस इशू के बहुत सारे रीजन हैं। हाउ एवर, जबकि दीज कैन बी टैकल्ड बाय टेकिंग रेलिवेंट स्टेप्स, इनको सॉल्व किया जा सकता है सही स्टेप्स लेके, एंड सेम विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ्स, और यही हम डिस्कस करेंगे आने वाले पैराग्राफ्स में। तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट है जिसका मीनिंग है कि बच्चों के द्वारा किया जाने वाला क्राइम एक बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है आज के समय पे जो सोसाइटी फेस कर रही है। ये हमारा रीफ्रेज है, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें दी हुई थी उसी को एज इट इज हमने थोड़ा सा चेंज करके दोबारा लिखा है। उसके बाद जो हमने लिखा है कि चाहे कि बहुत सारे रीजंस हैं इस इशू के लिए, फिर भी इन्हें सॉल्व किया जा सकता है कुछ सही स्टेप्स लेके, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले पैराग्राफ्स में। तो ये जो है ये आपकी थीसिस है कि क्या आप आने वाले पैराग्राफ्स में मेंशन करने जा रहे हैं। तो आपका रिफ्रेज भी कंप्लीट हो गया और आपकी थीसिस यानी कि आप क्या मेंशन करोगे वो भी कंप्लीट हो गया। सो आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आप यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम लिख सकते हो हर एक कॉजेज सॉल्यूशन में, सिर्फ यहाँ पे आपको अपनी तरफ से टॉपिक डालना पड़ेगा। उसके बाद है मल्टीफेरियस ग्राउंड्स। मल्टीफेरियस का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। ग्राउंड्स का मतलब होता है रीजंस, यानी कि बहुत सारे रीजंस आर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े हुए हैं। विद दिस इशू, इस इशू के साथ बहुत सारे रीजंस जुड़े हुए हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम इज, उनमें से सबसे प्रमुख सबसे इम्पॉर्टेंट वाला क्या है, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, कि जो फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं ना वो सबसे बड़ा इशू है। अब आपको यहाँ पे नहीं पता चला होगा कि बच्चों के द्वारा क्राइम करने का रीज़न फैमिली स्ट्रक्चर का चेंज होना कैसे है। तो ऐसा ही एग्जामिनर के साथ होता है जब अपना आप पॉइंट दे देते हो और उसे एक्सप्लेन नहीं करते। तो अभी मैंने यहाँ पे पहले अपना पॉइंट दिया, अभी मैं इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इसके कारण बच्चे क्राइम करते हैं। एज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज, जैसे कि अब ज़्यादातर बच्चे रह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में। न्यूक्लियर फैमिलीज वो फैमिलीज होती हैं जिसमें सिर्फ बच्चे और माँ बाप ही रहते हैं, 3 से 4 जन रहते हैं, यानी कि छोटी फैमिली। एंड बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, और दोनों पेरेंट्स ही काम करते हैं मोस्टली हर एक घर में।
व्हेन पेरेंट्स आर एट देयर वर्क, जब पेरेंट्स अपने काम पे होते हैं, देयर इज नो वन टू मॉनिटर चिल्ड्रन एट होम, उस समय बच्चों का ध्यान घर पे रखने वाला कोई भी नहीं होता। मॉनिटर का मतलब होता है ध्यान रखना। कॉन्सिक्वेंटली ये मैंने इफेक्ट देने के लिए बताया है, जैसे कि हम एज अ रिजल्ट यूज करते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली इसके कारण यंगस्टर स्टार्ट इंडल्जिंग इन बैड कंपनी, जो बच्चे हैं वो बैड कंपनी में पढ़ना शुरू हो जाते हैं एंड गो एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है गलत रास्ते पे चले जाना, और वो गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं एज अ रिजल्ट, जिसके कारण क्या होता है, दे कमिट क्राइम, बच्चे क्राइम करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे कनेक्टर लगाया, व्हाट इज मोर। अभी मैंने मोर ओवर, सेकेंडली ऐसा कुछ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उससे हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। लेकिन जब हम WH स्ट्रक्चर से कनेक्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो है कनेक्टर आप कहीं भी लगा सकते हो जब आपको अपने आइडिया को एक्सटेंड करना हो, दूसरा आइडिया देना हो, जैसे कि आप फर्दर मोर, मोर ओवर लगाते हो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इज एन अनदर रीजन, कि जो सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है वो भी एक दूसरा कारण है। एवरीवन इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, हर एक जन आज के समय पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है एंड फॉलो नंबर ऑफ पीपल देयर, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन सी, और यू कैन से यहाँ पे वॉच अच्छी वर्ब आएगी, व्हेन चिल्ड्रन वॉच देयर फेवरेट सेलेब्स, जब बच्चे अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को देखते हैं डूइंग वायलेंस एंड क्राइम, लड़ाई झगड़ा और क्राइम करते हुए, दे इमिटेट देम एंड डू द सेम। इमिटेट का मतलब होता है उनकी कॉपी वो करते हैं और वैसा ही बच्चे करते हैं, जैसे कि वो अपने फेवरेट सेलेब्स यानी कि सेलिब्रिटीज, हीरोज को देखते हैं करते हुए। उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने आपको पहला पैराग्राफ दिखाया, तो यहाँ पे ये जो हाईलाइट की हुई है ना, ये लाइन आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो, और उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट दोगे, देन उसे एक्सप्लेन करोगे टॉपिक के अकॉर्डिंगली, देन सेकंड पॉइंट के लिए व्हाट इज मोर कनेक्टर लगाओगे, देन सेकंड पॉइंट दोगे और उसे एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आपका आ जाता है जब सेकंड पैराग्राफ, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगा के, डिस्पाइट द वर्ब मेंशन कॉजेज, चाहे कि कुछ ऊपर मेंशन किए गए कॉजेज हैं यानी कि कारण हैं, मैनी मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स, इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं यानी कि लागू किए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्टली सबसे पहला है वी शुड रिवर्ट बैक टू जॉइंट फैमिलीज, हमें जॉइंट फैमिलीज में वापस चले जाना चाहिए। इन सच फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स नॉट ओनली प्रोवाइड नीडेड लव एंड अफेक्शन टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब अपने पोता पोतियों को लव और जो प्यार है वो, और जो है मोह होता है पर्टिकुलरली, यानी कि हमें किसी से भी लगाव होता है, वो जो है प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है इसके साथ ये भी, कि वो सिर्फ लव और अफेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करते, इसके साथ साथ बट ऑल्सो टीच द मॉरल वैल्यूज दैट मेक देम गुड सिटीजन, उन्हें जो है मॉरल वैल्यूज भी सिखाते हैं जो उन्हें एक अच्छा सिटीजन बनाती हैं यानी कि एक अच्छा नागरिक बनाती हैं। वट एल्स कुड बी डन, यहाँ पे कुड आना था कि और क्या किया जा सकता है। बेसिकली मैंने फर्दर मोर सेकेंडली की जगह दोबारा ये कनेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क वाला यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन रहा है जो हमारी ग्रामर की रेंज को बढ़ा रहा है। तो ये कनेक्टर भी अगर आप लगाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पेरेंट्स मस्ट कंट्रोल स्क्रीन टाइम ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स को अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना चाहिए। स्क्रीन टाइम मतलब जितना भी समय वो अपने फ़ोन पे, वो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन्स के आगे बिताते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहिए। They should monitor what their children are watching and make them understand that what is good or bad for them. उन्हें मॉनिटर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या वॉच कर रहे हैं यानी कि क्या देख रहे हैं, और उन्हें समझाना चाहिए कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। तो ये था हमारा सेकंड सोल्यूशन। इसमें भी सेकंड पैराग्राफ में भी आप डिस्पाइट से लेके फर्स्टली तक बिल्कुल सेम लिख सकते हो।
और वट एल्स कुड बी डन की जगह भी आप बिल्कुल जो है सेम लिख सकते हो, सेकेंडली की जगह ये कनेक्टर आप लगा सकते हो। तो जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है वो आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। और अभी अगर आप खुद की तरफ से कंक्लूजन बनाना चाहते हो पूरी की पूरी, तो आप लिख सकते हो इन कंक्लूजन, हैविंग मल्ड ओवर द फॉरमेशन इन्फॉर्मेशन, कि अगर हम ऊपर मेंशन की गई इन्फॉर्मेशन को मल्ड ओवर करें यानी कि उसकी समरी निकालें, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट, ये कहा जा सकता है, ऑल दो क्राइम अमंग यंगस्टर इज इंक्रीजिंग ऑन एन अलार्मिंग रेट, चाहे कि जो क्राइम है बच्चों के बीच में वो एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है, इट कैन बी कर्ब्ड बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, इसे कर्ब किया जा सकता है यानी कि इसे सॉल्व किया जा सकता है सही मेजर्स लेके। और अगर आपको बिल्कुल सेम लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो हर एक में, इन कंक्लूजन हैविंग मल्ड ओवर द फॉरमेशन इन्फॉर्मेशन, फॉरमेशन होता है जो ऊपर मेंशन की गई इन्फॉर्मेशन है, मल्ड ओवर मतलब अगर हम सिंपली कहें तो समरी निकालते हैं, अगर हम ऊपर मेंशन की गई इन्फॉर्मेशन की, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट, ये कहा जा सकता है, ऑल दो मेनी फैक्टर्स आर देयर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इशू, चाहे कि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे जो है रीजंस इस इशू को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दीज कैन बी कर्ब्ड बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, इन्हें सॉल्व किया जा सकता है सही मेजर्स सही स्टेप्स लेके। तो बेसिकली जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो इन येलो लाइंस जो हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं कंक्लूजन में, ये सारी की सारी कंक्लूजन आप सेम लिख सकते हो। और अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो सिर्फ आप टॉपिक डाल के बाकी सारी इंट्रोडक्शन सेम लिख सकते हो, BP1 की फर्स्ट लाइन, BP1 के कनेक्टर्स, BP2 की जो है फर्स्ट लाइन आप सेम लिख सकते हो, BP2 के कनेक्टर्स भी आप सेम लिख सकते हो, एंड एट द एंड कंक्लूजन आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ग्रामर मिस्टेक्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और अगर आपको लिखने में दिक्कत आती है तो वो भी आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी जो है ऐसे का टेम्पलेट चाहिए, सो कमेंट डाउन बिलो।